नमस्कार, यह है वर्ल्ड न्यूज कॉर्पोरेशन और आप देख रहे हैं WNC न्यूज। पेश है आज सुबह का समाचार बुलेटिन। एक भी खबर फालतू नहीं, कोई खबर लापता नहीं। आज है कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा, विक्रम संवत 2077, तदनुसार 30 नवंबर 2020 सोमवार। यह है आज के समाचारों की एक झलक। आंदोलनकारी किसानों ने केंद्र का प्रस्ताव ठुकराया। टीके से दुष्प्रभाव की आशंका, स्वयंसेवक ने मांगा 5 करोड़ का मुआवजा। OIC के प्रस्ताव में कश्मीर का जिक्र, पाकिस्तान खुश। ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाएगा चीन, भारत बांग्लादेश को होगा नुकसान। और ब्राजील ने अमेरिकी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। समाचारों की कमी नहीं है। और हाँ, अंत में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल। आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने प्रदर्शनकारियों के बुराड़ी मैदान में जाने के बाद बातचीत शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों ने रविवार को कहा कि वे कोई सशर्त बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वे राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले सभी 5 प्रवेश मार्गों को बंद कर देंगे। किसानों की इस चेतावनी के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इन कृषि सुधारों ने किसानों को नए अधिकार और अवसर दिए हैं तथा बहुत कम समय में उनकी परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। चेन्नई में परीक्षण के दौरान कोविशील्ड का टीका लगवाने वाले एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने वर्चुअल न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन और सोचने समझने की क्षमता के कमजोर होने की शिकायत करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य को कानूनी नोटिस भेजकर 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। साथ ही उसने टीके का परीक्षण रोकने की मांग की है। इस व्यक्ति ने टीके को असुरक्षित बताते हुए इसके परीक्षण, निर्माण और वितरण की मंजूरी रद्द करने की भी मांग की और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उधर टीका बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने एक बयान जारी कर कहा, हमारी मरीज के साथ पूरी सहानुभूति है, मगर वैक्सीन का ट्रायल और उसके खराब स्वास्थ्य का आपस में कोई संबंध नहीं है। वो बेवजह अपनी खराब होती सेहत के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस व्यक्ति पर 100 करोड़ रुपए का दावा करने की भी चेतावनी दी है। भारत ने इस्लामी देशों के संगठन OIC के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में कश्मीर का भी जिक्र किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि OIC में पास किए गए प्रस्ताव में भारत का संदर्भ तथ्यात्मक रूप से गलत, अकारण और अनुचित है। नाइजर की राजधानी नियामे में 27 और 28 नवंबर को OIC के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स यानी विदेश मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक हुई थी और इसी बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया है उसमें कश्मीर का भी जिक्र किया गया है। इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में कश्मीर के जिक्र भर से पाकिस्तान बहुत खुश है। पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ गतिरोध के बीच चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रमुख बांध का निर्माण करेगा और अगले साल से शुरू होने वाली 14वीं पंचवर्षीय योजना में इससे संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है। बांध बनाने का जिम्मा जिस चीनी कंपनी को दिया गया है उसके प्रमुख के हवाले से चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के अध्यक्ष यांग जियोंग ने कहा कि चीन यारलुंग जंगबो नदी के निचले हिस्से में जल विद्युत उपयोग परियोजना शुरू करेगा। यह ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम है और यह परियोजना जल संसाधनों तथा घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने में मददगार हो सकती है। ब्राजील ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अमेरिकी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने कल कहा कि वे अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की जीत को मान्यता देने से पहले थोड़ा इंतजार करेंगे। ब्राजील के स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनाव में मतदान करने के बाद उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को दोहराया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जानकारी के स्रोत हैं कि वहां वास्तव में बहुत धांधली हुई है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और जेयर बोल्सोनारो में करीबी दोस्ती है।
बोल्सोनारो ने ब्राजील की मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली को लेकर भी संदेह जताया। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि इससे धोखाधड़ी की आशंका है। उन्होंने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतपत्रों के जरिए पारंपरिक तरीके से चुनाव कराने का आग्रह किया है। बोल्सोनारो ने अभी तक जो बाइडेन को चुनाव में जीत की बधाई नहीं दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कोविड का वैक्सीन तैयार कर रही कंपनियों के संयंत्रों का दौरा करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और कहा कि इससे भारतीय वैज्ञानिकों को पहचान मिली है और ये अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्धाओं का मनोबल बढ़ाएगा। हालांकि एक दिन पहले ही कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर निशाना साधा था, लेकिन आनंद शर्मा ने अपना एक अलग दृष्टिकोण पेश किया। वे पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के उन 23 नेताओं के समूह में शामिल हैं जिन्होंने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग की थी। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से भारतीय वैज्ञानिकों और कोविड-19 के लिए टीका बनाने के उनके काम को मान्यता मिली है। ये अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्धाओं का मनोबल बढ़ाएगा और राष्ट्र को आश्वस्त करेगा। दो दिवसीय यात्रा पर सेशल्स पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर के इस देश के साथ कोरोना काल के बाद के दौर में रणनीतिक संबंध और मजबूत करने का संकल्प लिया। जयशंकर ने सेशल्स के भारतीय मूल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति वैवेल राम कलावन से शुक्रवार को मुलाकात की थी और उन्हें चुनाव में हाल ही में मिली जीत की बधाई दी थी। खास बात यह है कि राम कलावन के दादा बिहार के रहने वाले थे। जयशंकर और राम कलावन ने कानून के शासन और लोकतंत्र के मूल्यों में साझा विश्वास पर आधारित दोनों देशों के ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों पर चर्चा की। रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO ने सेनाओं के लिए बेहद जरूरी एंटी ड्रोन सिस्टम के विकास और उत्पादन की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सौंपी है। यह भी बताया जा रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी हिस्सा है। आवास के अलावा पोर्टेबल ड्रोन किलर उनके काफिले में भी मौजूद रहेंगे। 2020 की शुरुआत से ही ड्रोन के खतरे को देखते हुए इसे आवश्यक बना दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादी वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए चीन में बने हुए वाणिज्यिक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। DRDO ने पैसिव और एक्टिव एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय किया जा सकता है या फिर ध्वस्त किया जा सकता है। भारतीय स्मार्टफोन बाजार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहले अधिकतर कंपनियां मोबाइल हैंडसेट्स का विनिर्माण चीन में कराती थी, लेकिन अब कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भारत की तरफ रुख करने लगे हैं। अब भारतीय स्मार्टफोन विनिर्माता कंपनी लावा अन्य कंपनियों के लिए हैंडसेट का विनिर्माण करेगी। दरअसल मशहूर ब्रांड नोकिया अपने हैंडसेट के निर्माण के लिए लावा मोबाइल के साथ पहले ही साझेदारी कर चुका है। वहीं अब मोटोरोला भी लावा के साथ इसी प्रकार के सौदे को लेकर बातचीत कर रहा है। बता दें कि मोटोरोला चीन की कंपनी लेनोवो का सब्सिडियरी ब्रांड है। इतना ही नहीं, दूरसंचार उपकरण बनाने वाली एक और कंपनी भी लावा से अपने लिए मोबाइल का विनिर्माण करवा सकती है। चीन ने मालदीव में 2.1 किलोमीटर लंबे चीन मालदीव मैत्री पुल का निर्माण किया है। चीन द्वारा वित्त पोषित पुल का निर्माण $20 करोड़ यानी 14.79 अरब रुपए से हुआ है और ये मालदीव की राजधानी माले को उसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ता है। लेकिन चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत ने अगस्त में $50 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत भारत मालदीव में चीन से भी बड़ा पुल बनाने जा रहा है। ये पुल 6.7 किलोमीटर लंबा होगा और मालदीव की राजधानी माले को वहां के 3 द्वीपों से जोड़ेगा। यह मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी जो चीन के बढ़ते प्रभुत्व को भारत का जवाब है। असम पुलिस ने जेईई मेंस 2020 परीक्षा घोटाले में टॉपर छात्र नील नक्षत्र दास की जगह परीक्षा देने वाले उम्मीदवार प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दास ने अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में 99.8% अंक हासिल किए थे और वो इसके टॉपरों में शामिल था। बाद में पता चला कि उसके बदले एक अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी थी। इसके बाद से ही असम पुलिस परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की तलाश में थी। पुलिस ने कहा कि प्रदीप को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और उसे गुवाहाटी में अदालत के सामने पेश किया जाएगा।
पुलिस को संदेह है कि प्रदीप यह काम पेशेवर तौर पर करता है। 1 नवंबर को पुलिस ने इस मामले में एक और अहम अभियुक्त कोचिंग सेंटर के मालिक भार्गव डेका को गिरफ्तार किया था। असम पुलिस इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। महिला ने दावा किया है कि बाबर ने 10 साल तक उसका शोषण किया और उसे गर्भवती भी कर दिया। महिला ने कहा कि बाबर ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में वे इससे मुकर गए। महिला ने कहा, हम दोनों के संबंध तब से थे जब से आजम क्रिकेटर भी नहीं थे। वे मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं और हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। 2010 में उन्होंने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसे कबूल कर लिया। 2011 में हम भाग गए और वे लगातार मुझसे कहते गए कि हम कोर्ट में शादी करेंगे। हम कई किराए के मकानों में रहे, लेकिन वे शादी के लिए मना करते रहे। 2017 में मैंने बाबर के खिलाफ नसीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत की। उन्होंने 10 साल तक मेरा उत्पीड़न किया। महिला ने कहा कि आजम ने उन्हें मारने तक की धमकी दे दी है। और अब आज का सवाल, उस भारतीय कंपनी का नाम बताएं जो भारत में नोकिया और मोटोरोला के फोन बनाने जा रही है। जरा हम भी देखें कि खबरों को आप कितनी गंभीरता से देखते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम कल के बुलेटिन में बताए जाएंगे और वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध होंगे। और ये है कल के सवाल के सही जवाब देने वालों के नाम: अक्षय कुमार, अमर कांजीलाल, अमित कुमार गुप्त, अशोक केजरीवाल, अशोक पारुलेकर, आदर्श बाबू, उमाशंकर, ओम प्रकाश गोयल, कल्पेश ए, कांतिलाल वाडोलिया, कृष्ण बहादुर सिंह, कृष्णा शर्मा, टीकाराम खवारिया, दीपक ओझा, दीपक यादव, नायर शशि, निवेदिता तिवारी, पुष्पेंद्र कुमार, प्रदीप बनर्जी, प्रदीप रावत, प्रभाष कुमार, प्रमोद शाह, बबाई नंदी, बम्बम कुमार, मनु श्रीवास्तव, माजिद शेख, रंजना अरगड़े, रमेश पाल, रवि प्रताप सिंह, राजेंद्र कुमार, राजेश कुमार, राम किशोर, राहुल कुमार, लक्ष्मी कुमार, विजय कुमार मल्होत्रा, विद्याभूषण, विनय कुमार श्रीवास्तव, विराज सिंह, शुभम यादव, संजय नामदेव, संजय सैगल, सतीश स्वामी, सुधीर दाधीच, सुनील कुमार, सुरेश तारा सिंह, सुरेश सिंह, सोनिया पारकी, हरीश कुमार, हुसैन शाकिर और हैप्पी कुमार। और लीजिए अब पेश है आज के विजेताओं को बिगुल बजाकर सलामी।